प्यारे भैया बहनों, आज हम 11th अकाउंट विषय में लेखांकन के आधारभूत शब्द के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। पूर्व में पूंजी, व्यवसायिक सौदा, खाता, संपत्ति के बारे में बतलाया जा चुका है। अब हम आते हैं आहरण। आहरण क्या होता है? तो आहरण से तात्पर्य व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय से अपने निजी प्रयोग के लिए निकाली गई कोई भी धनराशि अथवा वस्तुओं का मूल्य अथवा व्यवसाय के कोषों से किया गया कोई भी निजी भुगतान आहरण कहलाता है। इस प्रकार से अगर व्यापार का स्वामी व्यापार से कोई वस्तुएं या रुपए निकालता है तो इस प्रकार से निकाली जाने वाली राशि जो स्वयं के उपयोग के लिए अगर कोई राशि या वस्तुएं निकालता है तो ऐसे निकाली जाने वाली वस्तुओं या रुपए को आहरण कहते हैं। आहरण से व्यवसाय की पूंजी घट जाती है। इसके बाद आते हैं दायित्व। वह राशि जो व्यवसाय ने अन्य पक्षों को देनी है दायित्व कहलाता है। अर्थात दायित्व का आशय व्यापार के स्वामी के कोषों के अलावा व्यापार के उन ऋणों या देनदारियों से है जो अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को चुकाना है। इस प्रकार से हम जो दूसरे व्यक्तियों से या संस्था से जो पैसा उधार लिए रहते हैं उन्हें उन व्यक्तियों को देना, उन व्यक्तियों को हमें समय पर पैसा लौटाना होता है। यह हमारा दायित्व बनता है। दायित्व के अंतर्गत देय विपत्र आते हैं, बैंक ऋण, अधिविकर्ष आदि आते हैं। यहाँ बैंक ऋण जो हम पैसा बैंकों से उधार लेते हैं उसे बैंक ऋण कहा जाता है। अधिविकर्ष कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए नया शब्द है। अधिविकर्ष अधिविकर्ष क्या होता है संक्षिप्त में बतला दूं। अगर बैंकों से जमा धन के अतिरिक्त अर्थात हमारे पास जो बैंक बैलेंस है उसके अलावा यदि हमें अधिक पैसा निकालने की अनुमति बैंक वाले दे देते हैं तो अधिक निकाली गई राशि को ही अधिविकर्ष कहा जाता है। यह सुविधा हर एक व्यापारियों को नहीं मिलता। व्यापारियों से तात्पर्य जो बैंकों में जिनका ग्राहक है, जिनका खाता बैंकों में रहता है, उन बैंकों के माध्यम से व्यापारी चाहे तो जमा धन से अधिक पैसा निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं दायित्व का वर्गीकरण। दायित्व को भी कई भागों में बांटा जाता है। स्थायी, चालू दायित्व, आकस्मिक और आंतरिक दायित्व। पहला स्थायी दायित्व। वे दायित्व जिनका भुगतान दीर्घकालीन में किया जाता है दीर्घकालीन दायित्व कहलाते हैं। अब हम आते हैं चालू दायित्व की ओर। व्यापार के वे दायित्व जिनका भुगतान शीघ्र अथवा अधिकतम 1 वर्ष की अवधि में किया जाना अनिवार्य हो चालू दायित्व कहलाता है। इसके बाद आकस्मिक या संभाव्य दायित्व। ऐसा दायित्व जिसकी उत्पत्ति भविष्य में किसी संयोगिक घटना के घटित होने या न होने पर निर्भर करती है आकस्मिक या संभाव्य दायित्व कहलाता है। उदाहरण के लिए न्यायालय में चल रहे विवाद से संबंधित दायित्व आदि। आंतरिक दायित्व। ऐसा दायित्व जो व्यापार के स्वामी के प्रति देय होते हैं आंतरिक दायित्व कहलाते हैं, जैसे स्वामी द्वारा लगाई गई पूंजी। इस प्रकार से दायित्व को स्थायी दायित्व, चालू दायित्व, आकस्मिक और आंतरिक दायित्व के अंतर्गत विभाजन किया गया है। इसके बाद आते हैं प्राप्तियां। माल, संपत्तियां या सेवाओं के विक्रय से प्राप्त हुई या क्रेता पर बाकी रकम हमें जो प्राप्त होती है उसे प्राप्तियां कहते हैं। प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियां या आगमगत प्राप्तियां भी हो सकती है। सबसे पहले
आते हैं पूंजीगत प्राप्ति के लिए। पूंजीगत प्राप्ति से आशय ऐसी प्राप्तियों से है जो व्यापार की स्थायी संपत्तियों एवं पूंजी के संबंध में प्राप्त होती है। सामान्यतः ऐसी प्राप्तियां व्यापार में पूंजी के रूप में या स्थायी संपत्तियों को बेचने से प्राप्त होती है। पूंजीगत प्राप्तियां प्रायः निम्नलिखित हो सकती है। व्यापार के स्वामियों द्वारा लाई गई पूंजी, तृतीय पक्षकारों से ऋण के रूप में ली गई धनराशि, व्यापार की स्थायी संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि, कंपनी के द्वारा अंश पत्रों या ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त होने वाली धनराशि, स्थायी संपत्ति की क्षति पर बीमा कंपनी से प्राप्त धनराशि, कंपनी के अंश पत्र तथा ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम की राशि। इसके बाद आगमगत प्राप्तियां। आगमगत प्राप्तियों से आशय उन प्राप्तियों से है जो व्यापार के सामान्य संचालन के दौरान प्राप्त किया जाता है। ऐसी प्राप्तियां व्यापार में चल संपत्तियों पर या आयगत लाभ से प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए माल के विक्रय से प्राप्त होने वाली राशि, किराए के रूप में प्राप्त होने वाली राशि, ब्याज, बट्टा, विनियोग पर प्राप्त ब्याज आदि से जो हमें प्राप्त होता है उसे ही आगमगत प्राप्तियों के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अब हम आते हैं खर्च। संपत्ति, माल अथवा वस्तुएं प्राप्त करने के लिए किया गया कोई भी भुगतान अथवा संपत्ति का हस्तांतरण या दायित्व की उत्पत्ति खर्च कहलाता है। इसका अर्थ है कि लाभ प्राप्त करने के लिए किया गया कोई भी भुगतान खर्च कहलाता है। खर्च को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला पूंजीगत खर्च, दूसरा आयगत खर्च और तीसरा अस्थगित आगमगत खर्च। इसी में पूंजीगत खर्च कोई भी ऐसा खर्च जो किसी स्थायी संपत्ति को क्रय करने अथवा उसके मूल्य में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, पूंजीगत खर्च कहलाता है। भवन, यंत्र, फर्नीचर आदि खरीदने के लिए या इसका निर्माण करने के लिए किया गया खर्च पूंजीगत खर्च है। ऐसा खर्च दीर्घकाल तक लाभ प्रदान करता रहता है, अतः इसे संपत्तियों में लिखा जाता है। इसके बाद आगमगत खर्च कोई भी ऐसा खर्च जिसका संपूर्ण लाभ एक लेखांकन अवधि में ही प्राप्त हो जाता है, आयगत खर्च कहलाता है। सभी आयगत खर्चों को व्यापारिक एवं लाभ हानि खाते में डेबिट कर दिया जाता है। ऐसे खर्चों से व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता में तो वृद्धि नहीं होती, परंतु ये वर्तमान लाभ कमाने की दृष्टि से बनाए रखने में सहायक होते हैं। ये खर्चे किसी ऐसी संपत्ति का निर्माण नहीं करते जो लंबे समय तक चलने वाली हो। इसके बाद अस्थगित आगमगत व्यय। व्यवसाय में किए गए ऐसे आयगत व्यय जिनकी उपयोगिता व्यवसाय में अनेक वर्षों तक प्राप्त की जाती है, तो इन व्ययों को अस्थगित आगमगत व्यय कहा जाता है। इनकी कुछ राशि प्रथम वर्ष के लिए लाभ हानि खाते में तथा शेष राशि चिट्ठे में संपत्ति पक्ष की ओर दिखाई जाती है। अगले वर्ष फिर व्यय की कुछ राशि उस वर्ष के लाभ हानि खाते में तथा शेष राशि चिट्ठे में संपत्ति पक्ष की ओर दिखाई जाती है। इन व्ययों को लाभ हानि खाते एवं चिट्ठे में दिखाने का क्रम उस समय तक चलता रहता है जब तक कि वे व्यय पूर्ण रूप से अपलेखित नहीं हो जाते। इस प्रकार से इस पर ऐसे व्ययों का पूरा भार चालू वर्ष के लाभ हानि खाते पर न डालकर कई वर्षों के लाभ हानि खाते पर
प्रभाव डालते हैं। इसलिए ऐसे व्ययों को कई वर्षों में अनुमानित रूप से विभाजन कर लिया जाता है। जैसे कि एक नई फर्म ने विज्ञापन पर आरंभ के वर्ष में एक बड़ी राशि, उदाहरण के तौर पे 2 लाख रुपए व्यय किए और यह अनुमान लगाया गया कि इस विज्ञापन का लाभ व्यवसाय को आने वाले 4 वर्षों तक मिलता रहेगा। अतः 4 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष 50,000 रुपये विज्ञापन व्यय माना जाएगा। अर्थात प्रत्येक वर्ष में लाभ हानि खाते में 50,000 रुपये विज्ञापन व्यय के रूप में लिखे जाएंगे तथा शेष राशि को स्थिति विवरण अर्थात चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में लिखा जाएगा। जैसे प्रथम वर्ष स्थिति विवरण में 2 लाख रुपए में से 50,000 रुपये लाभ हानि खाते में ट्रांसफर हो गया। अब 2 लाख में से 50,000 घटाने के बाद 1,50,000 रुपये को चिट्ठे में प्रदर्शित किया जाएगा। दूसरे वर्ष चिट्ठा में 1 लाख रुपये, तीसरे वर्ष 50,000 रुपये फिर से अपलेखित किया जाएगा। इस प्रकार से जब तक विज्ञापन व्यय की राशि पूरी तौर पे अपलेखित नहीं हो जाती, उस समय तक यह पैसा लाभ हानि खाते में और शेष राशि चिट्ठे में अपलेखित करते रहते हैं।